A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो दिन था जब एक सदियों के बाद गुलामी की जंजीरें टूटी और भारत ने आज़ादी की सांसें लीं। आखिर इस आज़ादी की कीमत क्या थी? कितने लोग शहीद हुए? कितने लोगों का खून बहा? कैसे एक बिखरे हुए देश ने खुद को आज़ादी की ओर अग्रसर किया? आइए जानते हैं भारत की आज़ादी की पूरी कहानी। सन 1600 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर व्यापार के बहाने कदम रखा, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत की राजनीति में इंटरफेस करना शुरू कर दिया। सन 1751 में प्लासी की लड़ाई और सन 1857 तक पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। भारत अब व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि गुलामी का शिकार बन चुका था। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई और सन 1764 में बक्सर की लड़ाई, इन दो लड़ाइयों ने भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज थे और उसकी वजह थी अंग्रेजों की गई किलाबंदी और उनकी सत्ता में इंटरफेस करना, जिसके बाद सिराज ने अंग्रेजों पर हमला किया और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। जवाब में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज को हराने की योजना बनाई और उसने इसी योजना में शामिल किया सिराज के अपने सिपा सालार मीर जाफर को। 27 जून 1757 को लड़ाई शुरू हुई। सिराज ने दिल से लड़ा, लेकिन उनके अपने ही सैनिकों ने उन्हें धोखा दे दिया। मीर जाफर ने लड़ाई के दौरान अपनी सेना को रोक दिया, जिसकी वजह से सिराज बुरी तरीके से हार गए और इस लड़ाई के नतीजे में अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। भले ही उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन असल ताकत अब भी अंग्रेजों के हाथों में थी। यही था भारत में ब्रिटिश राज का पहला कदम। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई शुरू हुई, जिसके मुख्य पक्ष थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नेता हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मीर जाफर से परेशान होकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन मीर कासिम ने नवाब बनते ही टैक्स सिस्टम में बदलाव कर दिया और ये बदलाव अंग्रेजों को कर देने पर मजबूर किया, जिसके बाद अंग्रेज उनसे नाराज हो गए। मीर कासिम ने शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर करने की कोशिश की। 22 अक्टूबर सन 1764 में बक्सर का निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। 3 भारतीय शक्ति एक तरफ और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, लेकिन आधुनिक हथियार और रणनीति के दम पर अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरीके से हरा दिया। सन 1765 की इलाहाबाद संधि में मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एडिक्ट राइट अंग्रेजों को सौंप दिया। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी कंपनी नहीं बल्कि भारत के हुकूमत में थी। प्लासी की लड़ाई ने भारत की आज़ादी की नींव को हिलाकर रख दिया और बक्सर की लड़ाई ने उसी नींव पर अंग्रेजी साम्राज्य की इमारत खड़ी कर दी। 29 मार्च 1857 बैरकपुर धानवी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारी पर गोली चला दी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन मंगल पांडे का बलिदान क्रांति में एक मशाल बन चुका था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका राज्य अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत छीन लिया था, वो रानी लक्ष्मीबाई अब युद्ध के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा था, मैं अपना झांसी नहीं दूंगी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। उनके तलवार और उनके साहस के दम पर उन्होंने कई सारे युद्ध में भाग लिया। ग्वालियर के अंतिम युद्ध में 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने अपने साहस को प्रेरणा दी। नाना साहेब पेशवा और बाजीराव द्वितीय के एडॉप्शन, उन्होंने भी इस क्रांति में लीडरशिप की। कानपुर में उन्होंने अंग्रेजों के निवास स्थान पर हमला किया। उनके सेनापति थे तात्या टोपे, जो कि वार स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने कई जगहों पर अंग्रेजों को युद्ध के माध्यम से छकाया। तात्या टोपे ने मिडिल इंडिया के जंगलों में कई महीनों तक अंग्रेजों से संघर्ष किया, अतः विश्वासघात के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1959 में फांसी दे दी गई। सन 1857 भारत की आज़ादी की बड़ी कोशिश थी। भले से यह असफल रही, लेकिन इसने इतिहास में जो हुआ उसे हिलाकर रख दिया। सन 1858 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सन 1600 ई से भारत पर शासन कर रही थी, अब उसे सत्ता से छीनकर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया और इसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा गया। अब भारत में पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद के अधीन भारतीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दी गई। एक वाइसरॉय भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बनकर शासन करता था। पहले वे गवर्नर जनरल थे, फिर वाइसरॉय, और पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। सन 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने अपनी सेना में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। भारतीयों की संख्या कम कर दी गई और अंग्रेजी अफसरों का प्रभाव बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने अब राज करने की एक नई रीति अपनाई, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, जिसमें उन्होंने राजा महाराजाओं को अपने पक्ष में किया
और जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया। इसी तरह सन 1858 में ईस्ट इंडिया का युग खत्म हुआ और भारत ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी हिस्सा बन गया। एक ऐसा राज जो अगले 90 सालों तक चलता रहा। सन 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में यह संगठन सिर्फ ब्रिटिश सरकार से अपील करता था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। 1915 में महात्मा गांधी ने भारत में लौटने के बाद आज़ादी स्वतंत्रता का एक नया मोड़ दिया। सन 1920 में भारत की आज़ादी की लहर तेज हो चुकी थी और इस लहर के केंद्र में थे महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार की नाइंसाफी और जलियांवाला बाग जैसे इंसिडेंट ने भारत को झकझोर कर रख दिया था। गांधी जी ने इस अन्याय का जवाब दिया सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के रूप में। गांधी जी ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ो अहिंसा से, और इसी के बाद शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी स्कूल और कॉलेजों का बायकॉट करो, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दो, विदेशी वस्त्रों को जलाओ और स्वदेशी अपनाओ। जिसके बाद लाखों लोग सड़क पर उतर गए। देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज गूंजने लगी। 1920 का भारत एक ऐसा दौर जब अंग्रेजी सरकार सर चढ़कर बोल रही थी, देश में असंतोष की आग जल रही थी, और इसी बीच शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में था। तुर्की उस समय इस्लामिक दुनिया का बहुत बड़ा प्रतीक था और खलीफा को मुसलमानों का धार्मिक नेता माना जाता था। मौलाना अली बंदो ने इस आंदोलन का शुरू किया, लेकिन असल मोड़ तब आया जब गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। अब यह सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गए भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए, और इसने हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम किया। साल 1922 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन बहुत तेजी के साथ भारत में फैल रहा था, लेकिन उसी दौरान हुआ चोरी चोरा कांड। 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर चोरी चोरा कस्बे में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की दिशा को बदल कर रख दिया। यहाँ सैकड़ों आंदोलनकारी अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ शांत तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज की और गोलीबारी शुरू की तो गुस्साए लोगों ने चोरी चोरा के थाने में आग लगा दी। इस आग से झुलसकर तकरीबन 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जब उन्हें इस हिंसक घटना की खबर मिली तो उन्होंने आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। उनका मानना था कि देश अभी पूरी तरीके से अहिंसा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी तब एक नाम गूंजा, भगत सिंह। बचपन से ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों को देखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके दिल में आग भर दी थी। उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, लेकिन जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्होंने माना कि देश अभी अहिंसा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तब भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उनका मकसद था, सुनो हम तुम्हें जगाने आए हैं। जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। साल था 1930। भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और अंग्रेजी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो भारत को उसी के देश में नमक बनाने से रोकता था। लेकिन गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 12 मार्च 1980 में गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ एक ऐतिहासिक पद यात्रा शुरू की, दांडी यात्रा। लगभग 240 मील की यह यात्रा 24 दिन में पूरी हुई। हजारों लोग रास्ते में उनसे जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने एक मुट्ठी समुद्री नमक उठाकर ब्रिटिश कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। यह प्रतीकात्मक कार्य था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था और इससे पूरे देश में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह और लोगों ने अंग्रेजी कानून को चुनौती दी। यह आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर चला। ब्रिटिश हुकूमत हिल चुकी थी। गांधी जी को जेल भेजा गया, मगर लोगों की चेतना जाग चुकी थी। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह अब अंतिम लड़ाई थी। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद हो गए। अंग्रेजों ने दमन किया, लेकिन अब देश पीछे हटने वाला नहीं था। 1897 में ओडिशा के एक शहर कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ISC जैसी बड़ी नौकरियां छोड़ दी क्योंकि उनका लक्ष्य था देश की सेवा। उनका एक डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान क्रांतिकारी थे जिनका सपना था एक स्वतंत्र भारत। उन्होंने ब्रिटिश राज को चुनौती दी और भारत में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा कर दी। लेकिन 1945 में एक प्लेन क्रैश हादसे में उनकी मौत हो गई। साल 1947 एक ऐसा साल जिसने इतिहास की दिशा को बदल कर रख दिया। एक जगह आजादी की खुशी तो एक तरफ बंटवारे का गम। सन 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक लाखों भारतीयों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने फांसी चूम ली, लेकिन सिर नहीं झुकाया। लेकिन जब भारत की आज़ादी का सूरज हुआ तो एक काला साया आया, भारत का बंटवारा धर्म के नाम पर। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करी, जिसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। लाखों लोग बेघर हुए और हजारों मारे गए। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। ये थी खून, आंसुओं और बलिदानों की कीमत से मिली आज़ादी। आज जब हम आज़ाद हैं तो हमें उन महान आत्माओं को याद करना चाहिए जिन्होंने देश की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी। जय हिंद, वंदे मातरम।